हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये सेट संख्या 26 है। इससे पहले 25 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये सेट लगाने से आपको क्या होगा कि करंट का भी आपका अच्छा खासा तैयारी होता चला जाएगा, क्योंकि करंट का जो 15 से 20 क्वेश्चन इस सेट में डाला हुआ है और बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन डाला हुआ है। तो इसलिए आप पूरा सेट को देखिए, पूरा वीडियो देखिए, ताकि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आप जाइए। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उससे पहले आप लोग से छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, एक आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन को जो है शिक्षित भारतीयों का वार्षिक मेला किसने कहा था? तो ये लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा आरंभ की थी, तो कहाँ से आरंभ की थी, किस आश्रम से? ऑप्शन देख लीजिए, साबरमती आश्रम है, दांडी से, पावनार से, सेवाग्राम से। तो महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। बात करें तो ये 12 मार्च 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में पहुंच गया था और नमक कानून को तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो नमक पर पहले अंग्रेज का ही अधिकार था, तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डलहौजी की व्यापकता सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? तो व्यापकता सिद्धांत जो था डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, जिसे हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध भी कहते हैं। ठीक है, इसी को व्यापकता सिद्धांत को ही हड़प नीति या गोद प्रथा भी कहते हैं। तो प्रथम राज्य कौन मिलाया था? ऑप्शन देख लीजिए, हैदराबाद है, संभलपुर है, जेतपुर है, सतारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सतारा। ठीक, तो 5 राज्यों को मिलाया गया था, आप इसे याद रख सकते हैं। संभलपुर को 1849 ईस्वी में, सतारा को जो मिलाया गया था सबसे पहला राज्य 1848। सबसे पहले आप देख लीजिए कि डलहौजी का टाइम पीरियड कब था। डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में इसका टाइम पीरियड था। उसके बाद देखिए, सबसे पहले सतारा को मिलाया था 1848 ईस्वी में, उसके बाद संभलपुर को 1849 ईस्वी में, बाघाट को 1850 ईस्वी में, जैतपुर को 1849 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में मिलाया गया था व्यापकता सिद्धांत के अनुसार। इसी को हम कहते हैं हड़प नीति या गोद प्रथा का निषेध। काफ़ी बार पूछा गया है कि व्यापकता सिद्धांत किसे कहते हैं, तो हड़प नीति या गोद प्रथा निषेध को जो है ये किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा चलाया गया था। डलहौजी का टाइम पीरियड 1848 से 1856। इसी के समय में रेल सेवा शुरू हुई थी, डाक सेवा शुरू हुई थी। आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया? तो वंदे मातरम का जो है व्यापक रूप से प्रयोग किया गया किस आंदोलन? ऑप्शन देख लीजिए, खेरा आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, स्वदेशी आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, जो बंगाल में चलाया गया था, बंगाल को जो विभाजन किया गया था, उन्हीं के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन वहीं पे चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किस आयोग ने सर्वप्रथम यह सिफारिश की कि जरूरतमंद लोगों को अकाल के दौरान सहायता प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है? तो किस आयोग ने यह कहा था? ऑप्शन देख लीजिए, लायल आयोग, स्ट्रेची आयोग, कैंपबेल आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग ने कहा था कि जब अकाल पड़ता है तो ज़रूरतमंद लोगों को जो है सहायता किया जाए, राज्य की सहायता किया जाए। देखिए, इस समिति की सिफारिश पर 1883 ईस्वी में अकाल संहिता का निर्माण किया गया। तो इसी समिति की जो सिफारिश पर जो 1883 ईस्वी में अकाल संहिता का निर्माण किया गया था। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। तो इसको जो है सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन है बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले 3 नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिप्स मिशन, बेबल योजना। आइए आप देख लेते हैं कैसे। देखिए, नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 ईस्वी में, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 ईस्वी में, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, वेबल परियोजना आया था 1945 ईस्वी में। आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसी के अनुसार, ईस्वी के अनुसार इसे क्रम से लगाना था। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कन्नड़ साहित्य के जो है त्रिरत्न में जो है शामिल नहीं है। तो पहले नहीं देख लेते हैं। तो कम्बन जो है यह त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कंबल और पुल पुगलेंदी जो है, कंबल और पुगलेंदी जो है तमिल साहित्य में शामिल है।
ये कन्नड़ साहित्य में शामिल नहीं है। बात करें पंप, पुण्य और रत्न, ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था? तो कौन सा कर जो है गैर मुसलमान, मतलब मुसलमान से नहीं, दूसरी जातियों से, दूसरे धर्मों से लिया जाता था? ऑप्शन देख लीजिए, खराज है, जजिया है, ज़कात है। ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों जो है यह गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर है। तो ए क्या है? खराज, और जजिया जो है गैर मुसलमान से लिया जाने वाला कर है। खराज क्या होता था? ये भूमि कर होता था, ठीक है। और जजिया जो होता था ये धार्मिक कर होता था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है? तो ऋग्वेद काल में जो है सर्वाधिक पवित्र नदी जो है किसे माना गया? ऑप्शन देख लीजिए, सरस्वती नदी है, गंगा है, सिंधु है, रावी है। तो सर्वाधिक पवित्र नदी जो है यह सरस्वती को माना गया, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है यह सिंधु को माना गया है। आप इसे ध्यान में जरूर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए 10 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, ऋग्वेद है जो श्रुति स्तुति के भजन का ज्ञान है, सामवेद है विज्ञान का ज्ञान है, अथर्ववेद है जादू के सूत्रों का ज्ञान है, यजुर्वेद है यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, सामवेद जो है विज्ञान का जनक दिया हुआ है। सामवेद जो है यह संगीत का जनक माना जाता है सामवेद को, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और इन चारों को वेदों को जो संग्रहित किया जाता है इसे संहिता कहा जाता है। इन चारों वेदों को जो है संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष मजहरनामा की घोषणा की थी? तो मुगल सम्राट जो है अकबर जो थे, तो किस वर्ष जो है मजहरनामा की घोषणा किया था? हम बताएंगे मजहरनामा भी क्या था वो भी। देखिए, ऑप्शन देख लीजिए, 1562 है, 1563 है, 1571 है, 1579 ईस्वी है। तो मजहरनामा का जो घोषणा किया गया था ये 1579 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया था। देखिए, ये मजहरनामा जो है इसका दस्तावेज का प्रारूप जो तैयार किया था शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये था क्या कि स्वयं धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना लिया। अकबर ने स्वयं जो धार्मिक मामला होता था उसमें स्वयं को जो है सर्वोच्च बना लिया, ठीक है। मजहरनामा का जो है यही प्रारूप था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन देख लीजिए, जियाउद्दीन बर्नी है, मिन्हाज ए सिराज है, अमीर खुसरो है, इब्न बतूता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिन्हाज ए सिराज ने कहा था कि रजिया के बारे में कि वह अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। क्वेश्चन नंबर, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये ऑप्शन देख लीजिए, सरकारी आयोग है, सनातनम आयोग समिति है, गोस्वामी समिति है, राजमन्नार समिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सनातन समिति, जिसका गठन 1964 ईस्वी में किया गया था। ये था क्या कि केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस समिति का गठन किया गया था 1964 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर लिया गया था? तो निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग कर दिया गया? ऑप्शन देख लीजिए, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है केंद्रीय बजट को जो है राज्य बजट से अलग कर दिया गया। बात करें 1919 में वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा चेम्सफोर्ड। इनका टाइम पीरियड है 1916 से 1921 ईस्वी में ये चेम्सफोर्ड वायसराय रहे थे। इन्हीं के समय में भारत शासन अधिनियम 1919 आया हुआ था। उसके बाद इन्हीं के समय में जलियांवाला बाग हुआ था। उसके बाद लखनऊ पैक्ट भी इसी के टाइम में हुआ था। असहयोग आंदोलन भी इसी के टाइम में स्टार्ट हुआ था। तो ये सब घटना चेम्सफोर्ड के टाइम में स्टार्ट हुआ था। बात करें कि भारत परिषद अधिनियम 1892 जब आया हुआ था, इस टाइम जो वायसराय थे तो उनका नाम था लॉर्ड लैंसडाउन, जिनका टाइम पीरियड है 1888 से 94 ईस्वी के बीच में, ठीक है। उसके बाद जब भारत परिषद अधिनियम 1909 आया था, इस टाइम थे वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिनका टाइम पीरियड है 1905 से 1910। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो इस टाइम तो वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन थे, लॉर्ड वेलिंगटन, जिनका टाइम पीरियड है 1931 से 1936 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो निम्न में से कौन सा जो है संवैधानिक निकाय नहीं, तो देख लीजिए पहले नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय सूचना आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय नहीं है। बाद बाकी ये तीनों है, जैसे चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, ये सब है संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किसे संसद की लोक सेवा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है? तो निम्नलिखित संसद का जो है लोक लेखा समिति का जो है मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है किसे? ऑप्शन देख लीजिए, प्रकलन समिति है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, वित्त आयोग है, वित्त मंत्रालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है लोक सेवा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस बार का जो एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस का, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है लोक लेखा समिति का जो है मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहा जाता है। बात करें प्रकलन समिति का, ये लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, प्रकलन समिति को जुड़वा बहन कहा जाता है। उसके बाद बात करें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है सीएजी, ये आर्टिकल 148 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो संघीय संविधान की जो विशेषता, संघीय संविधान होता क्या है पहले आप जान लीजिए। संघीय संविधान वो होता है कि जिसमें न्यायपालिका की शक्ति जो है सर्वोच्च होता है, न्यायपालिका की शक्ति जो है सर्वोच्च होता है, वह संघीय व्यवस्था है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लिखित संविधान है, एकल संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय संविधान की जो विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर बी एकल संविधान। ये जो है आपको एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, इसमें जो है इस व्यवस्था में संसद की शक्ति जो है सर्वोच्च होती है। ठीक है, और इसमें जो है संघीय संविधान में जो है न्यायपालिका की शक्ति जो है सर्वोच्च होती है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विवाह, तलाक तथा न्यायालय की अवमानना उच्च न्यायालय के किस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लीजिए, प्रशासकीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है विवाह, तलाक और न्यायालय की अवमानना जो है उच्च न्यायालय में क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का नामकरण राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो राज्य विधान परिषद में जो है कितने सदस्यों को जो है नामकरण राज्यपाल करता है? ऑप्शन देख लीजिए, 1/3 सदस्यों का, 1/12 सदस्यों का, 1/6 सदस्यों का, 1/10 सदस्यों का। तो राज्य विधान परिषद में जो है राज्यपाल जो है नामांकित या मनोनीत करता है 1/6 सदस्यों को। देखिए राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों को नामकरण राज्यपाल, तो आर्टिकल 171 में जो है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन के बारे में चर्चा किया गया, इसी के अंतर्गत ये भी आता है। बात करें 1/6 सदस्यों को मनोनीत जो करता है, किस क्षेत्र में करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, संविधान का 126वां संविधान संशोधन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो संविधान का जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक जो है, ये ऑप्शन देख लीजिए, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 340। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333 से संबंधित है। ये है क्या? तो ये था कि एंग्लो इंडियन को, 2 एंग्लो इंडियन को जो मनोनीत करता था राष्ट्रपति, इस पे जो है फिलहाल में अब रोक लगा दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप याद रखिएगा कि 104वें संविधान संशोधन से अब इसे समाप्त कर दिया गया, या इस पे रोक लगा दिया गया है। बात करें कि अनुच्छेद 331 में क्या है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करना, मनोनीत करना राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 333 में राज्यसभा में मनोनीत करना। तो इन पे अभी रोक लगा दिया गया है, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया? तो कौन सी विशेषता जो आयरलैंड के संविधान से नहीं लिया गया, पहले नहीं देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये नहीं लिया गया, ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी भाग 4 में है, आप याद रखिएगा भाग 4। उसके बाद आर्टिकल 36 से 51 में है, आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों के लिए नामांकन ये भी आयरलैंड से लिया गया। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22,
आपात उपबंध का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो आपात उपबंध का संबंध जो है संविधान के किस भाग से है? तो डायरेक्ट यदि आंसर याद रखिए, भाग 18 से जो है इसका संबंध है। भाग 18 में जो है आर्टिकल 352 से 360 ईस्वी में दिया गया, जिसमें आर्टिकल 352 में जो है कहा गया कि राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 356 में जो है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 360 जो है वित्तीय शासन व्यवस्था। कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है, याद रखिएगा। उसके बाद भाग 15 में जो है निर्वाचन के बारे में चर्चा है। भाग 17 में जो है राजभाषा के बारे में चर्चा है। भाग 20 में जो है संविधान संशोधन के बारे में चर्चा है। संविधान संशोधन आर्टिकल 368 आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता? तो कौन सा जो कीटों से प्राप्त नहीं किया जाता? ऑप्शन देख लीजिए, रेशम है, शहद है, मोती है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी जो है कीटों से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही? ऑप्शन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार 1929, मान बुकर पुरस्कार 1969, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965, कलिंग पुरस्कार 1951। तो इसका जो सही नहीं है तो कलिंग पुरस्कार हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार दिया हो 1951, इसका जो कि इसका स्थापना हुआ था या इसको चलाया गया था 1952 ईस्वी से, ठीक है। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार, आप लोग याद रख सकते हैं। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था, यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें ऑस्कर पुरस्कार, इनकी शुरुआत 1929 ईस्वी में हुई थी और ये फिल्म उद्योग के क्षेत्र में दिया जाता है। और मान बुकर पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था, ये उपन्यास के लिए दिया जाता है। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये 1965 ईस्वी में शुरू हुआ था, ये भारतीय साहित्य के लिए के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करें जब ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किसी को तो 11 लाख की राशि और एक वाग्य देवी की खास प्रतिमा भी साथ में दी जाती है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि किसका संग्रह है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि जो किसका संग्रह है? ऑप्शन देख लीजिए, उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं का, छोटी कहानियों का। तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो ये कविताओं का संग्रह है। इसी के लिए 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है? तो शून्य मील केंद्र के नाम से किस शहर को जाना जाता है? डायरेक्ट याद रखिएगा, नागपुर को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत की सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो भारत में आरटीआई कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 15 जून 2005 ईस्वी को यह अधिनियमित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 से यह संपूर्ण धाराओं से लागू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी वर्ष की होती है? तो अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं उसकी कार्य अवधि जो है कितनी वर्षों की होती है? तो 2 वर्षों की होती है। इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जो यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, और 10 अस्थायी सदस्य को चुने जाते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बेटन कप एवं रंगास्वामी कप किस खेल के प्रमुख शब्दावली है? तो बेटन कप और रंगास्वामी कप जो है यह जो है किस प्रमुख शब्दावली, किस खेल से, किस खेल का कप है? ऑप्शन देख लीजिए, फुटबॉल है, गोल्फ है, हॉकी है, बैडमिंटन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी से जो है बेटन कप, रंगास्वामी कप संबंधित है। और एक याद रखिएगा आगा कप खा कप भी यह हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से याद रखिएगा डूरन कप, रोबर्ट्स कप, मेड्रेका कप, ये जो है फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद गोल्फ से याद रखिएगा बाकर कप, सर्किट कप, डनहिल कप, राइडर कप, ये जो गोल्फ से संबंधित है। उसके बाद बैडमिंटन से याद रखिएगा नागर कप, अमृत दीवान कप, ये जो है आपको बैडमिंटन से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं आप। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, औद्योगिक उपयोग, भोजन, औषधि, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। तो ऑप्शन नंबर डी, जैव विविधता का सबसे प्रमुख तंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ऑप्शन देख लीजिए, सागरीय प्रदूषण है, सागरों की लवणता में वृद्धि है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि है, रोगों एवं महामारियों का फैलना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? तो किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? ऑप्शन देख लीजिए, तो ये चारों को जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है। इसको याद रखिएगा, चारों को। कौन कौन सा है? नंदा झील, पिचवरम मैंग्रोव, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, चिल्का झील, इन चारों को जो है रामसर का दर्जा प्राप्त है। बात करें नंदा झील, ये कहाँ पे है? ये गोवा में है। पिचवरम मैंग्रोव जो तमिलनाडु में है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में है, और चिल्का झील जो उड़ीसा में है। तो पहला रामसर का जो हुआ था सभा रामसर में, टोटल याद रखिएगा, टोटल रामसर जो अभी टोटल में 75 हो सकता है कि ये बदल जाए, ठीक है। तो अभी फिलहाल जब बताएं तो टोटल रामसर स्थल जो है 75 है इंडिया में, तो आप इसे याद रख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हाल ही में भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई, उसका नाम था। तो हाल ही में जो भारत की पहली निजी ट्रेन की शुरुआत की गई थी उसका क्या नाम था? ऑप्शन देखिए, भारत सेवा है, गौरव सेवा है, भारत गौरव है, अटल सेवा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत गौरव। बात करें, ये कोयम्बटूर से शिरडी के लिए जाती है। इसकी शुरुआत जून 2022 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिटुमिनस क्रिकेट सड़क का निर्माण कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो किस सड़क का निर्माण किया था? ऑप्शन देख लीजिए, NH 44 है, NH 53 है, NH 83 है, NH 89 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH 53। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, नामसाई घोषणा का पत्र का संबंध किस राज्यों से है? तो नामसाई घोषणा पत्र जो है किस राज्य से? ऑप्शन देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, असम, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा का, असम, अरुणाचल प्रदेश का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध है नाम घोषाई पत्र का। ये था क्या कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो मध्य है, इसके मध्य 123 गाँव के विवादों को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। इन दोनों के बीच में 123 गाँव को लेकर विवाद था। इन विवादों को सुलझाने के लिए जो है नामसाई घोषणा पत्र को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, किस मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत की गई? तो किस मंत्रालय द्वारा जो है मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी? डायरेक्ट याद रखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन शक्ति की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अग्निपथ रक्षा योजना के अंतर्गत कितनी अधिकतम आयु के आवेदक उम्मीदवार हो सकते हैं? तो अभी अधिकतम जो है कितने वर्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं? ऑप्शन देखिए, 18 है, 20 है, 21 है, 24 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। तो ऑप्शन के अनुसार 21 हो जाएगा, मगर फिलहाल में अब 23 कर दिया गया है। आप इसे 23 याद रखिएगा। न्यूनतम जो है 17 वर्ष है, अधिकतम जो है 23 वर्ष है। ठीक है, आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर जो है किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के पारवाई पंचायत में ये बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, एलिजाबेथ बर्न किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो एलिजाबेथ बर्न जो है किस देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, ये द्वितीय महिला प्रधानमंत्री है फ्रांस की। ठीक है, और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का राष्ट्रपति का नाम है एम्यूनल मैक्रोन। ठीक है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देख लीजिए, आशा भोसले है, नरेंद्र मोदी है, रतन टाटा है, सचिन तेंदुलकर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। तो जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो दिया जाता है, यह पुरस्कार लोक सेवा कार्य हेतु दिया जाता है, जो इस बार नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, राजस्थान में नायडारा में विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है, जिसका नाम है। तो राजस्थान के जो है नायडारा में जो है विश्व की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है। इसका जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सिचुएटेड टू बिलीव। आप याद रखिएगा, सिचुएटेड टू बिलीव। इनकी ऊंचाई 351 फीट की है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश का पहला राज्य कौन बना है जो MBBS कोर्स शुरू करने वाला है? तो ये मध्य प्रदेश बना है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश। बात करें बिहार से, जो है बिहार के NIT से जो है जो आप हिंदी कोर्स में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो इसमें देश का पहला NIT है या देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो हिंदी में पढ़ाई करने के लिए इंजीनियर को हिंदी में पढ़ाई करने का व्यवस्था किया गया था बिहार के NIT में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर था? तो वैश्विक सूचकांक 2022 में जो है शांति सूचकांक में पहला स्थान पर जो था वो आइसलैंड था, जिनमें भारत का स्थान 135वां भारत का स्थान था। यह रिपोर्ट जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ओनली वन अर्थ विषय के साथ 2022 में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ओनली वन अर्थ के द्वारा जो है 2022 में जो है कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये पर्यावरण दिवस मनाया गया। बात करें पृथ्वी दिवस, प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, 19वां नेम शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 19वां नेम शिखर सम्मेलन का जो 2023 है, इसका आयोजन जो कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन जो युगांडा में किया जाएगा। बात करें कि नेम शिखर सम्मेलन का स्थापना इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। इसमें टोटल जो है 120 देश है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जनवरी 2023 में संविधान उद्यान को स्थापित किया गया था। तो इस संविधान उद्यान को जो है राजस्थान में स्थापित किया गया था, राजस्थान के जयपुर शहर में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ
फिल्म अवार्ड मिला है। तो 2022 में जो है किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है, तो इसे शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड मिला है। बात करें पुष्पा द राइज, इसे तो फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को मिला है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात या तूफान का नामकरण किस देश ने किया था। तो शीतरंग चक्रवात का नामकरण जो किस देश ने किया था, ये थाईलैंड देश ने किया था, थाईलैंड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अब 49 देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त होता है। और द्वितीय नंबर पे है मॉरिशस और तीसरे नंबर पे है यूएई। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, नंदा झील जिसे हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है किस राज्य में स्थित है। तो बताए थे नंदा झील पिछले क्वेश्चन में, तो हम बताए हुए थे कि यह गोवा में स्थित है। बात करें कि रामसर सम्मेलन का आयोजन जो है, पहला आयोजन 1971 ईस्वी में हुआ था। जो आर्द्रभूमि क्षेत्र जो विलुप्त हो रहा है क्षेत्र, उसको रामसर सूची में शामिल किया जाता है ताकि उसको बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सितंबर 2022 में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया। तो ये यूएई के साथ किया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है कौन सा है, तो ये आपको राइट आंसर हो जाएगा NW4। और पहला जो है NW1 जो है पहला है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ दूसरा पूछा जा रहा है, दूसरा NW4 है, पहला है NW1। बात करें इसकी स्थापना की, राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना की, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। केंद्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, भारतमाला परियोजना की घोषणा कब की गई थी। तो भारतमाला परियोजना की जो घोषणा जो कब किया गया था, ये इसका घोषणा 25 अक्टूबर 2017 ईस्वी को किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। इसमें कहा गया था कि 26,000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण किया जाएगा भारतमाला परियोजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है, तो इनका नाम है चोलामू झील जो सिक्किम में है। यहीं से एक नदी निकलती है जिनका नाम है तीस्ता नदी, का उद्गम स्थान यहीं पे है। समर झील जो है ये खारे पानी का झील है, आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, पाकिस्तान की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है। तो पाकिस्तान की सीमा जो है किस राज्य से सबसे ज़्यादा लगती है, तो ये राजस्थान से लगती है। राजस्थान से 1180 किलोमीटर लगती है और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, अटकामा रेगिस्तान स्थित है। अटकामा रेगिस्तान जो कहाँ पे स्थित है, ये उत्तरी चीन में स्थित है, उत्तरी चीन में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, मगारी तथा हिंद किसकी सहायक नदी है। तो मगारी और हिंद जो है किसकी सहायक नदी है, ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। बात करें वर्धा और कुमुदवती भी जो है ये आपको तुंगभद्रा का ही सहायक नदी है। मागरी, हिंद, वर्धा, कुमुदवती जो है ये भी तुंगभद्रा का ही सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो उत्तरी अंडमान की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो इसका नाम है सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई 740 किलोमीटर है, 740 मीटर है, सॉरी 740 मीटर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, चावल उत्पाद में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है। तो चावल उत्पादन में भारत का पहला स्थान जो है पश्चिम बंगाल का है। बात करें गेहूं और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश है पहला स्थान पे, और मूंगफली उत्पादन में जो गुजरात पहला स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो इनका नाम है हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है 100% विद्युत पे चलने वाला रेलगाड़ी का नेटवर्क बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, उनका संबंध है। तो हाल ही में सारा थॉमस का निधन हो गया, इनका संबंध जो है लेखक से है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन थे। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक जो है M.A. हसन थे। देखिए इसको याद रखने के लिए सबसे बड़ा याद रखिएगा, वार एंड वुमेन ये था क्या, 1971 ईस्वी में बांग्लादेश की महिला के साथ अभद्र व्यवहार जो किया जा रहा था पाकिस्तान की सेना के द्वारा, उसी पे लिखा गया ये पुस्तक वार एंड वुमेन, जो लिखा गया है M.A. हसन के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, AFI NDX अपेंडिक्स 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था, तो ये पुणे में किया गया था। ये अभ्यास जो है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को जो है विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, IQA एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान प्रदूषित देशों में कौन सा है। तो इसका भारत का स्थान जो 8वां स्थान है, पहला स्थान पे चाड है और तीसरा स्थान पे जो है पाकिस्तान है।
आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही देख लेते हैं पहले। सही है, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है और न ही उसे नष्ट किया जाता है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण डैश होगा। तो एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण जो है शून्य होता है। त्वरण का परिभाषा ही होता है कि वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहता है। तो वेग एक समान है तो एक समान में ये शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? जब कार मोड़ लेती है तो बाहर की ओर कौन सा बल जो धक्का देती है? तो इनका नाम है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो सिलिकेट का जो प्रयोग ग्लास में किया जाता है किस लिए किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ये भंगुर नहीं है, यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, या किसी भी अन्य बर्तन से अधिक तेजी से खाना बनाता है, यह ऊर्जा कुशल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है, इसलिए ग्लास में जो है माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें डैश होती है। तो इसे अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, विस्फोट के कारण जो समुद्र में जो बनता है, वेव जो बनता है, इसे अनुदैर्ध्य वेव कहते हैं। बात करें अनुप्रस्थ तरंग की, यह समुद्र की सतह पर बनने वाली लहरें हैं। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा हस्तांतरण होता है? तो बादल जब गर्जन होता है तो किस प्रकार का ऊर्जा जो है हस्तांतरण होता है? तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा जो है हस्तांतरण होता है, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के रूपांतरित होता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में सत्य नहीं है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में जो है सत्य नहीं है। तो देख लीजिए, सत्य नहीं है, पहले वही देख लेते हैं। ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का दिया है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है। बाद बाकी सही देख लेते हैं। यह अस्थायी चुंबक है, इसकी क्षमता उसकी पोल के बीच के साथ भिन्न होता है, इसकी क्षमता को बदला जा सकता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अपना डायरेक्शन बताता है। आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो तार के रूप में जो है धातु का कौन सा गुण है जो तार के रूप में ढाला जा सकता है? तो ये तन्यता हो जाएगा, तन्यता। सबसे ज़्यादा तन्यता जो है सोना का होता है। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, H2O2 प्लस Cl2 इजिकल टू 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो H2O2 जो है किसके रूप में कार्य करता है? तो ये एक अपाचयक के रूप में कार्य करता है, एक अपाचयक के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहले गलत देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए, क्षारीय प्रकृति जो है OH नेगेटिव के कारण, OH माइनस के कारण होता है। तो ठीक है, तो ये NOH है, इसके कारण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाद बाकी देख लेते हैं। मेनोपेथ्थिलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, सही है। गैर मेटालिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होता है, सही है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, ये भी सही है। तीनों सही है, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, मिट्टी की अम्लीय प्रकृति निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है? तो मिट्टी में जो अम्लीय सांद्रता है किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो हाइड्रोजन के द्वारा दर्शाई जाती है। बात करें pH मान मिट्टी में 6.5 से कम होता है तो वह अम्लीय मिट्टी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है पानी का भाप में रूपांतरण होना, यह रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। बाद बाकी जो है अरासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए, भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है, कागज का जलना रासायनिक अभिक्रिया है, कोयले का जलना, ये सब रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्न में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? निम्न में कौन सा एसिड जो है कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया जाता है, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इसे सल्फ्यूरिक एसिड को जो है रसायनों का राजा भी कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला था CH3COOH। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला था HNO3। एसिटिक एसिड आपको पाया जाता है किसमें? सिरके में। आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है अंधेरे में चमकता है, दीप्त होता है, किसके कारण? तो ये मंद ऑक्सीजन की वजह से चमकता है, मंद ऑक्सीजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस
के घटकों में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 2, 3, 4 प्रोपेन, ब्यूटेन और ब्यूटालीन जो है ये शामिल होता है। एक याद रखिएगा प्रोपेलीन ये भी शामिल होता है। मीथेन जो है सीएनजी के रूप में सीएनजी का प्रमुख घटक है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संरक्षण की समस्या को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3 और 5 ये संरक्षण की समस्या को दूर करने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि दीवार पे कोई जंग न लगे उसके लिए प्रयोग किया जाता है। देख लीजिए पेंटिंग है, गैल्वेनीकरण है, एनोडीकरण है, मिश्र धातु का निर्माण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 आइए देखते हैं। मसूड़ों में रक्तस्राव, दांतों का गिरना, अस्थियों का भंगुर होना एवं घाव भरने में देरी निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ये सी के वजह से होता है, विटामिन सी के वजह से। ठीक है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत आप लोग जानते हैं सूर्य का प्रकाश है। विटामिन के रक्त का थक्का जमने से। विटामिन बी बेरी बेरी है। बेरी बेरी कैसे होता है आप लोग याद रखिएगा, चावल में जो पॉलिश किया जाता है उस चावल को खाने से जो है बेरी बेरी रोग होता है। अब इसे एडिशनल में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो किस प्राकृतिक पदार्थ में जो है लोहा विद्यमान होता है? तो ये मायोग्लोबिन में लोहा विद्यमान होता है। बात करें क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम होता है। केराटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है ये। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है? तो ये स्ट्रीच जो है सरीसृप वर्ग का जंतु नहीं है। बाकी कछुआ, किंग कोबरा, उड़न छिपकली जो है ये सरीसृप वर्ग का उदाहरण है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन है, इसमें कह कौन सा सही है? तो ये दोनों कथन जो है सही है। देख लीजिए, हमारे दंत क्षय हेतु अम्ल जिम्मेदार होते हैं, सही है। दांतों के मध्य फंसे खाद्य पदार्थ अम्ल निर्मोचित करने में सहायक होते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा जो है निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। ये है क्या कि जो भी धुआं है सांस संबंधित है, जो भी आप सिगरेट पीते हैं या उद्योग का जो गैस आता है उससे जो आपके फेफड़े में जाता है उसी से एम्फीसाइमा बीमारी होता है। दिया हुआ है मुख्यतः धुआं से फैलने वाला रोग है, श्वसन से जुड़ा हुआ ये रोग है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, पहले जो नहीं है वही देख लेते हैं। तो आयोडीन जो है नहीं है। आयोडीन 123 मोतियाबिंद का उपचार के लिए दिया है, ये सही नहीं है। ये इसका उपयोग जो है आयोडीन 123 का उपयोग जो है मस्तिष्क की इमेजिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, बाद बाकी सभी सही है। तो देख लेते हैं, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए सही है। कोबाल्ट 32 लिकीमिया थेरेपी के लिए किया जाता है, सही है। फास्फोरस 32 रक्त प्रभाव का अनुरेखण के लिए किया जाता है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? तो जड़ नहीं है तो पहले नहीं देख लेते हैं। आलू जो है जड़ नहीं है, ये आलू जो है तना है, याद रखिएगा। गाजर हुआ, मूली हुआ, शलजम हुआ, ये सब जो है जड़ है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक यौगिक तंबाकू के धुएं में पाए जाते हैं? तो तंबाकू के धुएं में कौन सा रासायनिक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों। निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ये तीनों जो है तंबाकू के धुएं में यानी सिगरेट जो पीते हैं उसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, किसी वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किस कारण से होता है? वायरस का जो म्यूटेशन जो है किस कारण से होता है? तो ये इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन के कारण जो है वायरस का म्यूटेशन होता है। जैसे कोरोना वायरस का जो भी म्यूटेशन हो रहा है तो इसके आनुवंशिक द्रव्य में परिवर्तन की वजह से होता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। 91 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसने घाटा वित्तीय के विचार की सबसे पहले चर्चा की थी? तो ये की थी सबसे पहले जॉन मेनार्ड केन्ज ने। तो ये वित्तीय घाटा क्या होता है? तो हुआ कि जितना आय आया आपके पास उससे ज़्यादा आप व्यय कर रहे हैं, तो ये घाटे का बजट है। ठीक है, जितना आपको टैक्स आ रहा है, जितना भी आपका रेवेन्यू है, ठीक है, उससे ज़्यादा यदि आप खर्च कर रहे हैं तो ये आपका घाटे का बजट यही होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में समझा जाता है? तो विदेशी जो है प्रत्यक्ष रूप में निवेश जो है किसे समझा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में शैक्षिक संस्थान स्थापित करने वाला कोई विदेशी तत्व जो है इसे विदेशी प्रत्यक्ष का जो समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का जो है विशेषता कौन सा है? तो इसका राइट आंसर पहले देख लीजिए, 1 और 4। एक क्या प्रति व्यक्ति निम्न आय, उसके बाद 4 है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल जो है यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। बाद बाकी देख लेते हैं, निम्न आश्रितता अनुपात
पूंजी निर्माण की उच्च दर, जो ये दोनों अल्पविकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी TRIFED का गठन किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन 1987 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI द्वारा ऋण उपलब्ध करवाता है। तो ये ऋण उपलब्ध किसको करवाता है? तो निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सरकारी क्षेत्रों के उद्यमों को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करें IFCI की स्थापना की, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1948 ईस्वी में किया गया था। बात करें, ये दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करवाता है निजी क्षेत्र के उद्यमों को और सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 से हो जाता है मैथ स्टार्ट। तो आपको जब यह PDF मिलेगा तो आप PDF में इसको बना के चेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 97 का हो जाएगा, देखिए इनमें से कोई नहीं, तो आप इसे निकालिएगा तो 1.1/4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप इसे निकाल के चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 98 का ऑप्शन नंबर 1, 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर और 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसको आप बना के जरूर चेक करिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय